हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS एंड टुडेज सेशन। तो आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेशन विच इज रिलेटेड टू UGC नेट और सेट पेपर्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के जो सारे क्वेश्चंस है वो 2017 एंड 2018 के मैंने लिए हैं, जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि ये पूछे जा चुके एग्जाम में और आगे भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, वर्ड्स चेंज होकर वो क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। चलो तो शुरू करें लेक्चर। जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर।
चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, when employees work longer days in exchange for longer weekends or other days off, it is called। जब employees एक दिन में सिंगल डे में ज्यादा काम करते हैं फॉर लॉन्गर वीकेंड, या फिर उनको फ्लेक्सिबल टाइम चाहिए होता है कि कभी उनको छुट्टी लेनी है तो वो ले सके, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? फ्लेक्सी टाइम, जॉब शेयरिंग, कंप्रेस्ड वर्क वीक और एक्सटेंडेड टाइमिंग। बताओ, जब एम्प्लॉयज ज्यादा काम करते हैं एक दिन में इन एक्सचेंज फॉर लॉन्गर वीकेंड्स, ठीक है, बताओ इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2017 में, तो आप लोगों को शायद इसका आंसर पता हो, तो मुझे बताओ कमेंट में कि इन चारों में से किसको हम, किसका एक्सप्लेनेशन है ये? फ्लेक्सी टाइम, जॉब शेयरिंग, कंप्रेस्ड वर्क वीक और एक्सटेंडेड टाइमिंग। देखो आप लोगों को लग रहा होगा फ्लेक्सी टाइम है, बट फ्लेक्सी टाइम में क्या होता है? फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, ठीक है, एक दिन का शेड्यूल बनाया जाता है, यू हैव टू वर्क फॉर 8 और 9 आवर्स, और आप अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हो, आपको सुबह 9 बजे से शुरू करना है, 12 बजे से शुरू करना है, ठीक है, तो आप फ्लेक्सी टाइम है आपके पास अलॉटेड, कि आप अपने हिसाब से यू कैन चूज टाइम, तो दिस इज फ्लेक्सी टाइम। बट एक दिन में आपको फॉर सपोज 8 या 9 आवर्स काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। हेलो साक्षी, प्रतीक, ठीक है। जॉब शेयरिंग क्या होता है? जॉब शेयरिंग होता है जब आपकी जॉब शेयर हो रही है, जब दो लोगों को सेम जॉब दी जाती है, सेम टास्क दिया जाता है टू कंप्लीट, तो जॉब शेयरिंग होता है। जो कंप्रेस्ड वर्क वीक होता है वो क्या होता है? वो एग्जैक्टली यही होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? कंप्रेस्ड वर्क वीक। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ने एक कल्चर अडॉप्ट कर लिया है कि इन अ वीक आपको 40 आवर्स देना है, ठीक है, 40 आवर्स ऑफ वर्क यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। हेलो श्वेता, तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय खुद से चूज कर सकता है कि उसको एक दिन में कितना काम करना है, ठीक है, वेदर ही कैन डू इट 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय। तो इसमें वीक का जो हमारा आवर्स है दैट इज फिक्स्ड, डे का फिक्स नहीं है, एम्प्लॉय अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि वेदर यू वांट टू वर्क 5 डेज और 7 डेज। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा काम भी कर लेता है एक दिन में इन एक्सचेंज ऑफ लॉन्गर वीकेंड, उसको वीकेंड ज्यादा चाहिए, डेज ज्यादा चाहिए वीकेंड्स के, या फिर किसी दिन उसको ऑफ लेना है तो वो किसी दिन ज्यादा काम कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड वर्क वीक। अब इसको कंफ्यूजन में मत रखना कि वो फ्लेक्सी टाइम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फ्लेक्सी टाइम है, इट इज कंप्रेस्ड वर्क वीक। इसमें फ्लेक्सी टाइम में क्या होता है, एक दिन का शेड्यूल फिक्स होता है, यू हैव टू वर्क फॉर फिक्स 8 या 9 आवर्स, सिर्फ टाइम अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, इसमें डेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो किस दिन कितना टाइम। मतलब डिफरेंस क्या है, इसमें वीक के आवर्स फिक्स्ड होते हैं, इसमें डे का आवर फिक्स होता है, डे वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड। टाइम अपने हिसाब से एक दिन में फ्लेक्सिबल रख सकते हो, इसमें डेज फ्लेक्सिबल रख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। एक्सटेंडेड टाइमिंग तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, जब एम्प्लॉय ज्यादा अपना टाइम एक्सटेंड करता है, ओवर टाइम करता है, तो इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड टाइमिंग। श्वेता, प्रतीक्षा, साक्षी, जॉन, आप सबका आंसर सही है, सबने सी दिया है, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an employee is willing to go above and beyond what is typically expected in his or her role, it is known as, ठीक है, जब एम्प्लॉय को कोई काम दिया जाता है बट वो उस काम से ज्यादा काम करे, ठीक है, अबव एंड बियॉन्ड हिज वर्क, उसके काम से ज्यादा एक्सपेक्ट जितना किया जा रहा है उससे ज्यादा उसने वर्क करके दिया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय इनहेंसमेंट और एम्प्लॉय इंकरेजमेंट। चलो बहुत ईजी है, अगर इन चारों चीजों के, इन चारों टर्म्स के आपको मीनिंग पता है तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। बताओ, प्रतीक
ने दिया है ए, प्रतीक्षा ने भी ए दिया है, साक्षी ने दिया है बी एंड जॉन ने दिया है डी। चलो, तो मेरे पास काफी सारे आंसर्स आ गए हैं ऑलरेडी। लेट्स वेट फॉर सम मोर आंसर्स। चलो, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावर करना, ठीक है। एम्प्लॉय को एम्पावर कर रही है कंपनी, उसको अथॉरिटी दे दी है, ठीक है, कि आप डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके पास अथॉरिटी है एम्प्लॉय के पास, उसको एम्पावर कर दिया है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, अब इंगेजमेंट से आपका क्या मतलब है? अपन किसी काम में इंगेज रहते हैं, ठीक है, वी आर शोइंग कीन इंटरेस्ट इन दैट वर्क। तो एम्प्लॉय जब इंटरेस्ट दिखाता है तो ही गोज बियॉन्ड हिज टिपिकल वर्क, वो जितना उसका काम है, एक्सपेक्टेड काम में से ज्यादा काम करके देता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय का इंगेज होना बहुत जरूरी है काम में। इनहेंसमेंट क्या होता है? उसको प्रमोट कर दिया, एनहांस कर दिया है एम्प्लॉय को, ठीक है। और इंकरेजमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयज इज इनकरेज फॉर सम वर्क, उसको इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है फ्रॉम द कंपनी। तो करेक्ट आंसर है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स टू गेट इंगेज, इंटरेस्ट लेना काम में। और इंटरेस्ट लेता है तो वो ये नहीं देखता कि कितना काम उसको करना है, जितना काम उससे बन रहा है वो उतना काम कर देता है। तो विच गोज बियॉन्ड दी रोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ फर्म्स इज द सेम एज, किसी फर्म को एक्वायर करना, खरीद लेना, बाय करना, ठीक है। एक्वायर ही कर लिया उसने एक फर्म ने दूसरी फर्म को। तो उसमें से क्या है? मर्जर है, अमलगमेशन है, टेक ओवर है, एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे नीचे देखो आंसर्स दिए हैं, एक इसमें एक से भी ज्यादा आंसर है, ठीक है, 2 भी है, 3 भी हो सकता है। तो आपको बताना है कौन सा एक्विजिशन के अंडर आता है। ए बी सी, बी सी डी, ए बी एंड सी एंड डी। बताओ इसका करेक्ट आंसर। मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर एंड एब्जॉर्प्शन, कौन कौन सा एक्विजिशन के अंडर आएगा? चलो आंसर्स आना शुरू हो गए। प्रतीक्षा हैज गिवन ए, श्वेता ने दिया है सी। देखो इसमें एक से ज्यादा है ऑप्शन, देखो आप एक कहीं पर भी नहीं है, तो यू हैव टू गैस एटलीस्ट टू, आपको जो सही लग रहा है आप गैस करो। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4, मुझे करेक्ट ऑप्शन बताओ। देखो मर्जर क्या होता है? मर्जर मीन्स व्हेन 2 और मोर कंपनीज कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, ठीक है, मर्ज हो गई एंड फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। सपोज ए एंड बी कंपनी सेपरेट कंपनीज थी, वो मर्ज हो गई हैं और उन्होंने एक नई कंपनी ही बना ली, सी कंपनी बना ली है, ठीक है। तो सी कंपनी इज दी मर्जर ऑफ ए एंड बी। अमलगमेशन भी वही होता है, जब अमलगमेट हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम मीनिंग के हैं। वेयर एज टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर कर लिया, ठीक है। आप आए दिन सुनते होंगे कि ये कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। टेक ओवर करना मतलब एक्वायर कर लेना, ठीक है, उसको एक्वायर कर लिया है। सपोज यहाँ पे थी 2 कंपनी है ए एंड बी, तो मर्जर में क्या होगा? एक नई कंपनी क्रिएट होगी सी, अमलगमेशन भी एक सी कंपनी क्रिएट होगी। टेक ओवर में क्या होगा? ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, इसने इसको टेक ओवर कर लिया, तो कंपनी ए ही रहेगी बट बी उसका पार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ठीक है, बाय कर लिया है उसने उस कंपनी को। तो इसमें बी, ए ने अगर बी को एब्जॉर्ब किया है तो कंपनी ए ही रहेगी बट बी उसकी एक
उसका एक पार्ट बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी एंड डी, बिकॉज टेक ओवर एंड एब्जॉर्प्शन में एक्विजिशन होता है ऑफ अ कंपनी बाय सम अदर कंपनी। तो करेक्ट है सी एंड डी। अब हमको देखना है सी एंड डी कहाँ दिया है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है बट बी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज टेक ओवर एंड एब्जॉर्प्शन। चलो, जॉन और प्रतीक ने हमारा डी गेस किया था, दैट इज फोर्थ। तो सी एंड डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, अब दो सैम्पलिंग टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम रैंडम सैंपल लेते हैं, किसी के भी सब सैंपल्स के चांसेस इक्वल होते हैं टू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, एवरी सैंपल हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। और यहाँ पे इक्वल चांस नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बायसनेस होता है। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में जो हमारा रिसर्चर होता है वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है। तो प्रोबेबिलिटी इज लाइक टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, आपको पता नहीं है हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जब रिसर्चर अपने हिसाब से सैंपल चूज करे, उसको लग रहा है कि ठीक है मैं ए सैंपल चूज करना है तो ए कर लेता है, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं लॉटरी सिस्टम। ठीक है, हमने चिट्स रख दी है, उसमें से हमको एक लॉटरी निकालनी है, तो किसी को पता नहीं है किसका नाम आने वाला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। चलो, तो हमको बताना है इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी के अंदर है, कोटा, स्नोबॉल, स्ट्रेटिफाइड और जजमेंट सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी देखना है जिसमें सब सैंपल्स के पास इक्वल चांसेस होंगे टू गेट बीइंग सिलेक्टेड। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, कोटा सैंपलिंग में जो रिसर्चर है वो कोटा बना देता है खुद के नॉलेज के हिसाब से कि मुझे इतना कोटा इधर से लेना है, इतना कोटा ऑफ सैंपल यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर अपने हिसाब से चूज कर रहा है सैंपल, तो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, जब हमारे पास देयर इज लैक ऑफ सैंपल, मतलब हमारे पास सैंपल ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत रेयर डिजीज है कोई, तो हमको उसके पेशेंट्स ढूंढने हैं, बहुत रेयर है तो मतलब लैक्स या करोड़ में एक है, तो क्या करेंगे, हम एक पेशेंट ढूंढेंगे और फिर उसी पेशेंट को बोलेंगे कि वो कोई और पेशेंट रेफर करे। तो इसमें हम एक सैंपल चूज करते हैं और उस सैंपल की हेल्प से हम बाकी सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, तो हम उस सैंपल की हेल्प से बाकी सैंपल्स ले रहे हैं, तो रैंडम नहीं है, ठीक है, जो मिलेगा वो हम ले लेंगे, तो इट इज अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, स्ट्रेटाज बना देते हैं और वो स्ट्रेटाज में से हम रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन हो रहा है स्ट्रेटिफाइड में, दैट्स व्हाई इट इज प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो जहां पर भी रैंडम वर्ड है दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जजमेंट, जो हमारे रिसर्चर है उसका जजमेंट के अकॉर्डिंग हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो इट इज अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी। द ओनली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन है मदरबोर्ड प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सी है टेकिंग रैंडम स्नैप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, एंड डी है ब्लॉकिंग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है।
So students, give me the correct answer of this question. ब्लॉकचेन, आजकल बहुत इससे रिलेटेड हम न्यूज़ सुन रहे हैं। देखो ब्लॉकचेन क्या होता है, एक ब्लॉकचेन होती है जिसको हम इजीली क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का। अपन आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत क्रेज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, घर से कर लेते हैं कई बार, या अगर शॉप पर भी जाते हैं तो वी डू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो वो इजीली हैक ना हो, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए देयर इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, एक और एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, इसमें भी हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिजीज इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय था, ठीक है, उसने अपना इंश्योरेंस कराया था अंडर एम्प्लॉयज स्टेट एक्ट 1948। अनफॉर्चुनेटली उसका डिमाइस हो गया, तो हमको बताना है ये जो एक्ट है इसके अंडर डिपेंडेंट में कौन नहीं आएगा। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट, विडो, widowed mother, legitimate son who has attained the age of 25, widowed daughter in law। अब एक कॉमन सेंस लगा के सोचते हैं कि डिपेंडेंट में कौन नहीं आएगा। ठीक है, डिपेंडेंट में वो लोग नहीं आएंगे जो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं। ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, ठीक है, इमीडिएट रिलेटिव नहीं है वो डिजीज पर्सन के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम विडो, विडो तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, विडोड मदर, अब मदर है जो भी विडो है तो शी इज ऑल्सो डिपेंडेंट। लेजिटिमेट सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25। ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट लेजिटिमेट सन है इंश्योर्ड बट अंडर द एज ऑफ 25। तो यहाँ पे अगर अंडर होता, अंडर द एज ऑफ 25, तो ये भी कवर होता, बट यहाँ पे क्या है, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25। अब वो खुद डिपेंडेंट बन सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, खुद जॉब कर सकता है, अर्न कर सकता है। दैट्स वाई ये इसके अंदर नहीं आता है। विडोड डॉटर इन लॉ, शी ऑल्सो कम्स, बट अगर सिर्फ डॉटर इन लॉ देते, ये नहीं होता, तो भी ये इसका पार्ट नहीं होता। तो देखना डॉटर इन लॉ अकेला है तो इसको ये राइट करके मत आ जाना कि शी इज ऑल्सो डिपेंडेंट। अगर विडो है तभी डिपेंडेंट है, अगर सिर्फ डॉटर इन लॉ है तो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है मैंने, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। डिपेंडेंट कौन कौन होता है, विडो, widowed mother, legitimate और adopted son who has not attained the age of 25। तो ये अंडर द एज ऑफ 25 है डिपेंडेंट, बट अगर उसकी 25 एज हो गई है तो अबव 25 इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट। अनमैरिड और अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर और अडॉप्टेड डॉटर भी है, विडोड डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिजीज्ड सन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि डिपेंडेंट्स के अंडर आएंगे, तो इनको अच्छे से ध्यान देके याद कर लेना क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हो। देखना कहाँ पर विडो है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर डॉटर इन लॉ अकेला दिया है तो गलत है। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, लिख लो, लिखना है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। समझ आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दो क्लियर है। कमेंट में लिख दो अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दी गई है और उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है। वी हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शंस, मैच करना है हमको करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? ये एबिलिटी चेक करती है वेदर अ कंपनी कैन पे इट्स बिल और नॉट। ठीक है, चलो तो बताओ इसका करेक्ट आंसर मुझे क्या क्या आपको लग रहा है। मैच द कॉलम में 1 2 3 4 में से करेक्ट ऑप्शन चूज करो। देखो, अगर इसमें से एक भी याद है तो इजीली हो जाएगा हमारा। देखो, जो क्रिसिल हमारा एस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1987। तो अब देखो डी कहां पर दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट में और थर्ड में, तो क्लियरली ये दोनों तो होंगे ही नहीं, बिकॉज आई एम श्योर अबाउट क्रिसिल कि क्रिसिल तो 1987 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। अगर फुल कॉन्फिडेंट हो तो ये दोनों क्रॉस कर दो, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आंसर या तो ए होगा या 1 होगा या 3 होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड वाला देखती हूँ। ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो हुई थी वो भी मुझे पता है, वो कब हुई थी? 1909। अब मैं देखूंगी कि सेकंड ऑप्शन बी कहाँ दिया है, तो इट इज क्लियर इसमें दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगी। फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर कब हुई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1860। और फिच रेटिंग हुई थी हमारी 1914 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी बी ए सी। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो भी आप बहुत चांसेस है कि आप सही गैस कर लोगे। कभी कभी क्या एक ही ऑप्शन दिया जाता है जिसमें ये ही सीक्वेंस हो, तो इट बिकम्स वेरी इजी और बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो एलिमिनेशन मेथड आप चूज करो, एलिमिनेट कर दो जो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, अगर एक में श्योर हो तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। चलो, ना कम्स टू 8th क्वेश्चन। विच ट्रेड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स तमिल एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? अभी 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें से हमको बताना है कि किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसमें एक ऑप्शन तमिल का भी है। बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान में रख के सॉल्व करना। तो सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो जो एशिया से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें चांसेस है कि तमिल हो। तो जो एशियन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, उसमें हमारा एक ऑप्शन है तमिल लैंग्वेज का। ठीक है, वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राइट आंसर है हमारा एशियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फेवर जेंडर इक्वालिटी? कौन सी कंट्री है जहां पर जेंडर इक्वालिटी को ज्यादा फेवर नहीं किया जाता है या जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा है उस कंट्री में? तो बताओ, बहुत इजी है। स्वीडन, यूएसए, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज जो होंगी वहां पर तो श्योरली ये नहीं होगा, क्योंकि डेवलप कंट्रीज कब बनती? जब बोथ द जेंडर्स कम इक्वली एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। ठीक है, दोनों जेंडर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, मतलब एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं, इक्वल राइट्स है दोनों के लिए, जेंडर इक्वालिटी है। तो यहाँ पे देखो, जो स्वीडन है, यूएसए एंड डेनमार्क, दीज आर दी
डेवलप्ड कंट्री, और जहां पर हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी है या विमेन्स के अगेंस्ट कुछ होता है। बट सऊदी अरेबिया जो है वहां पर हमने देखा है कि जो विमेन्स होती हैं वो ज़्यादा काम नहीं करती हैं और वहां पर फेवर भी नहीं होता है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। अभी थोड़ा शुरू हुआ है, रूल्स चेंज हुए हैं, बट फिर भी यहाँ पर इतना फेवरिज्म नहीं है जेंडर इक्वालिटी को। चलो, तो आई होप इट इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन फ्रॉम सैम्पलिंग मेथड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। अब हमको यहाँ क्या देखना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो देखो फिर से मैं बताती हूँ, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटास बना देते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल जेंडर के हिसाब से हमने स्ट्रेटा बना दिए, मेल फीमेल। ठीक है, इसमें से फिर हम ये जो है पॉपुलेशन, इसके डिफरेंट सैंपल हैं ये। अब हम इसमें से रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये कर लिया, 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 ये कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड, इसमें रैंडम सैम्पलिंग हो रहा है, तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी। कोटा क्या हो गया, कोटा में रिसर्चर जो है वो उसके नॉलेज के हिसाब से कोटास सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे इतना कोटा रखना है सैम्पलिंग का, तो इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। क्लस्टर क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट क्लस्टर्स। ठीक है, सपोज एक ऑफिस है, एग्जाम्पल देती हूँ, कोई मैनेजर को एक ऑफिस देखना है जाकर, विच आर इन डिफरेंट लोकेशंस, इंडिया के वो 6 स्टेट्स में है और वो बहुत दूर दूर है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो एम्प्लॉय हर ऑफिस में जाए, इतना टाइम नहीं है उसके पास। तो क्या करेगा, और सारे ऑफिस सेम है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिमिलर है, बिल्डिंग सिमिलर है, वर्क एनवायरमेंट सिमिलर है, तो एवरी क्लस्टर इज सेम। तो 6 जो ब्रांचेस है दैट आर कंसिडर्ड एज क्लस्टर्स। ठीक है, तब वो क्या करेगा, रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेगा इसमें से। फॉर एग्जाम्पल उसने सेकेंड ऑफिस सिलेक्ट कर लिया और 4th सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, तो दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, और इन्हीं को फिर पूरा स्टडी के लिए यूज करेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक क्या है, सपोज देयर आर 100 सैंपल्स और पॉपुलेशन हमारी 100 है। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। यस, तो एक सीक्वेंस बना लेता है रिसर्चर के, इसी सीक्वेंस में मुझे अपने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल हर 3rd नंबर का सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, एक सीक्वेंस बना लिया, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ सैम्पलिंग ले ली, तो 3rd हो गया, 6th हो गया, 9 हो गया, एंड सेम लाइकवाइज। ठीक है, तो दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टम बना लिया, सीक्वेंस है या नंबरिंग के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, इसमें रैंडम हो रहा है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दिस इज कोटा सैम्पलिंग जो है दैट इज द ओनली नोन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अमंग्स दीज 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो है दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलो, जो भी 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, अगर वो क्लियर है आपको तो प्लीज मुझे बताओ, अगर किसी में डाउट है तो वो भी मुझे बताओ, मैं फिर से उसको समझाती हूँ। कमेंट में बता दो अगर क्लियर है या नहीं है, तो प्लीज मुझे बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बताना है या फिर एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, तो स्टूडेंट्स थैंक यू अटेंड करने के लिए लेक्चर, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दो, और हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं
उनको देखो, उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना। हमारी वेबसाइट जो है, ऐप जो है, उसमें भी जाना, उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप एग्जाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग टिल वी मीट अगेन। ओके, बाय।